डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप, फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स लेकर आते हैं और इन सेगमेंट्स के जरिए जानकारी देते हैं कृषि के आधुनिक तकनीकों की, महत्वपूर्ण योजनाओं की, साथ ही मिलवाते हैं एक सफल किसान से। तो आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट मंत्रालय से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है आत्मा योजना। इसके तहत किसानों को आधुनिक फसल तकनीक और इसके साथ ही फसल प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके बारे में हमें कुछ बेहद ही खास जानकारियां दी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि विस्तार के अपर आयुक्त प्रशांत आरमोरीकर ने। उन्होंने क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए आइए कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का रुख करते हैं। कृषि मंत्रालय की ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो किसानों के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है और भारत सरकार का यहाँ प्रयास है कि किसानों का सशक्तिकरण पे विशेष बल दिया जाए। अब यहाँ सशक्तिकरण जो है वो प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। किसानों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भ्रमण के माध्यम से किया जाता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी उनको भेजा जाता है। तो ऐसे कई योजनाएं हैं भारत सरकार की। अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो भारत सरकार की एक आत्मा योजना है जिसके तहत किसानों को प्रशिक्षण की भी सुविधा है। उसमें जो उन्नत बीज जो है अलग अलग फसलों के, जैसे अभी रबी की फसल की अभी बुआई हुई है और काफ़ी अच्छी फसल भी है फील्ड पर, तो ऐसे वक्त जो डेमोन्स्ट्रेशन है पर्टिकुलरली खासकर रबी के मौसम को देखते हुए, तो ये आत्मा के माध्यम से ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस किसानों के फील्ड पर लगाए जाते हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को नई तकनीकी जानकारी दी जाती है, जिसमें बीज, उर्वरक का उपयोग, इनपुट्स कहाँ से उनको प्रदान करना है। और इसके अलावा अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो किसान कॉल सेंटर जो कि किसानों को निरंतर सेवा प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक टोल फ्री नंबर है जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इस पर किसानों को विशेष सुविधाएं है। टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 1800-180-1551 पर किसान सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भारत सरकार ने शुरुआत की है। अक्टूबर में यह मिशन 1140 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्वीकृति दी गई है और 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह है कि हमारा मतलब पोषक तत्व अनाज इस पे और हम इंपोर्ट पर जो हम विदेशों से पल्सेस का आयात करते हैं उसमें आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में 100 जिलों को चयनित किया गया है। अब इन 100 जिलों को जो चयनित किया गया है, ये 100 जिले जो है उनमें उत्पादकता जहाँ पर कम है ऐसे जिलों का चयन किया गया है पूरे भारत में, पूरे देश में।
और सारे ही राज्यों से ऐसे जिलों का चयन किया गया है जिसकी उत्पादकता जिनमें कम हो। तो अलग अलग योजनाओं को कन्वर्जेंस के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक मतलब जो उनको फ़ायदा हो, इस तरीके से यहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये फोकस्ड तरीके से इन जिलों में किसानों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इससे भी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, इसमें से रोजगार का सृजन होगा और जो कम उत्पादकता वाले ज़िले हैं वहाँ पर विकास के लिए नए द्वार खुलेंगे। तो यह योजना भी एक आत्मकांक्षी योजना है भारत सरकार की। और इसके अलावा जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी किसानों को ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2019 से यह योजना शुरू हुई है, फरवरी 2019 से। और हाल ही में 21वीं किस्त, अभी जो 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त 18,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधी ट्रांसफ़र की गई है। यह एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये की सालाना राशि की सहायता प्रदान की जाती है, जो कि उनको 3 समान किस्तों में 4 महीने के अंतराल में यह राशि किसानों को प्रदान की जाती है। संविधान दिवस के अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और वरिष्ठ अधिकारी ने संविधान की शपथ ली। आइए देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब देखते हैं अगला सेगमेंट, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। पशुपालन हमारे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है और इसमें किसानों के पास कई तरह के विकल्प भी होते हैं जिनका वो चुनाव कर सकते हैं। अपनी आजीविका के लिए आप एक ऐसा व्यवसाय चुन सकते हैं जो कम लागत में भी आपको अच्छा मुनाफा दे, और ये हो सकता है मुर्गी पालन के जरिए। तो मुर्गी पालन के क्या फायदे हैं और साथ ही मुर्गी पालन करने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम पूंजी, कम समय, कम मेहनत और छोटे स्थान में शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। कम लागत में किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
हमारे देश भारत में मुर्गी पालन तेजी से बढ़ने वाला तकनीक पर आधारित क्षेत्र है। इसलिए मुर्गी पालन करते समय कुछ विशेष बातों का खास ख्याल रखा जाए तो काफी लाभ मिल सकता है। मुर्गियों को पौष्टिक और ताजा आहार दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। मुर्गियों की सही देखभाल, संतुलित भोजन और उचित रखरखाव से उनका ख्याल रख सकते हैं। मुर्गियों की अच्छी नस्ल का होना भी जरूरी है। मुर्गी पालन करते समय चूजों को उचित मात्रा में दाना और पानी दें। अंडे देने वाली मुर्गियों के डेन में प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। दानों में 17% प्रोटीन की मात्रा तथा 26 से 27% कैलोरी ऊर्जा की होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 3 से 4% कैल्शियम की मात्रा दें ताकि अंडों के छिलके पतले ना हों। ध्यान रहे जिस स्थान पर चूजे हों वहां हवा और कम मात्रा में रोशनी हो। ज्यादा लाइट मिलने पर चूजों में वसा और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि वो अंडे देने लायक नहीं रह पाती। मुर्गी पालन में कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे मुर्गियों को खतरा रहता है। मुर्गियों में ब्रूसल संक्रामक रोग, मैरेक्स और रेबिल इन्फ्लुएंजा जैसे रोग लग सकते हैं। इन सभी रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। सही समय पर टीकाकरण करवाकर बीमारियां आने का खतरा कम हो जाता है। सरकार द्वारा कई सारे मुर्गी पालन केंद्र भी खोले गए हैं, जहां से प्रशिक्षण लेकर किसान इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमा सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। These lush green trees with bunched fruits on them are capable of changing the economic and social life of our farmers with colors of happiness and prosperity. By cultivating oil palm, farmers can earn more income. Moreover, oil palm farming demands lesser cost and hard work. Through these, farmers can ensure their participation in the development of the country by increasing the production of edible oils. Today, we will tell our farmers how all this is possible. Oil palm is a versatile oil with several properties and functions, making it extremely useful and widely used. More oil is obtained from the fruits of the oil palm in comparison to other oil seeds. Matured oil palm trees yield 20 to 25 tons of fruits per hectare and continue to bear for about 30 years. Not only this, farmers are also earning double income by growing intercrops between these trees. Sufficient assistance is also provided by the government for its cultivation. National Mission on Edible Oil, Oil Palm NMEO-OP was started by the Government of India in 2021-22. Under this mission, subsidies are provided to farmers for oil palm planting material, intercropping and maintenance, drip irrigation, diesel, electricity, solar pump set, borewell, fruit harvesting tools and replanting of old plants. Under this mission, financial assistance of rupees 1 to rupees 5 lakh per hectare is also provided to the farmers. For oil palm cultivation, government is providing assistance of 20,000 to 29,000 rupees per hectare towards plant material assistance, and there is also a provision for taking up intercropping and also towards maintenance assistance of rupees 42,000 per hectare for the initial first 4 years, and as well there is also a provision for assistance under drip irrigation, that is of 30,000 per hectare for obtaining sustainable yields in the oil palm. Under this mission, there is also a provision for assistance for purchase of crop, for purchasing this harvesting tools, and for assistance of tractor trolleys to the farmers. Some farmers have doubts that oil palm trees demand excess irrigation and are not good for the environment. Some also say that these are also harmful for the fertility of the soil. But the farmers who are earning lakhs of rupees annually from oil palm farming find these doubts baseless. Oil palm cultivation needs less water when compared to the sugarcane and paddy,
And also we'll get the subsidy from the government, like for the drip irrigation and fertilizers. This is the most advantage for the farmer. There are no threats into the environment from oil palm farming. Each crop residues are used for mulching, which maintain moisture and fertility in the field. Also, by growing intercrop, double income is obtained. Central government of India. The central government of India's agriculture department provided us with everything. They gave us oil palm seeds and all the necessary equipments. The government also provided subsidies and handsome price of our crop. We received around 2 to 3 lakhs per year, and now we have gained financial growth. The government ensures immediate purchase of oil palm product. The government also fix viability prices so that if the price suddenly falls, the government will pay the difference to the farmers. The truth is that oil palm cultivation is making our farmers more prosperous and our rural economy more robust. So, what are you waiting for? Take advantage of its cultivation and multiply your income. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जो अब प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आ गए हैं। इन्होंने कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी है कि ये दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो इस खास सेगमेंट में हम आपको ऐसे ही किसानों से मिलवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान से और जानते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। गुड़ एक बिना शोधित प्राकृतिक चीनी है। प्राकृतिक गुणों के चलते ही इसे औषधीय चीनी भी कहा जाता है। गुड़ बनाने के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 70% से अधिक गुड़ हमारे देश में ही बन रहा है। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे गले और फेफड़ों के संक्रमण में फायदेमंद बताया गया है। गुड़ में ऐसे खनिज और विटामिन होते हैं जो कि शोधित चीनी में नहीं पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कुछ मात्रा में तांबा पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है। मैं रवायती खेती ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਲੇਬਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਜੋ ਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਗਣੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਵੱਧ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਬੰਬੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। राजवीर सिंह पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये दूसरे किसानों की तरह ही गेहूं और धान की फसलें उगाया करते थे। फिर इन्होंने गन्ना उगाना शुरू किया और अब गुड़ तैयार कर रहे हैं। गुड़ उद्योग भारत का पुराना उद्योग है। जहाँ जहाँ ईख पैदा होती है वहाँ ये उद्योग काफी प्रचलित है। गुड़ बनाने के लिए पहले गन्ने की पिराई होती है और फिर रस को गर्म किया जाता है। गन्ने के रस में कई तरीके की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं जिन्हें रस से अलग करना बहुत ज़रूरी है। गर्म होने के बाद रस चाशनी में बदल जाता है। गुड़ आमतौर पर 3 तरीके का होता है, ठोस, तरल और पाउडर वाला।
गुड़ उत्पादन के कारण राजवीर की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। भारत गुड़ का प्रमुख व्यापारी और निर्यातक देश है। 2022-23 के दौरान हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक गुड़ दूसरे देशों को निर्यात किया था। विश्व बाजार में इसकी कीमत 4,000 करोड़ से भी अधिक थी। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM-99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे किसान हरित क्रांति के बाद से ही खेतों में अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही है। ऐसे में सालों साल अगर अपने खेत की मिट्टी से आपको अच्छी उपज हासिल करनी है तो मिट्टी की सेहत के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि जो ज़रूरी खाद उर्वरक है केवल उसी का ही आप इस्तेमाल करें। इसमें आपकी लागत भी कम आएगी और फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी। और इसके लिए आप सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना का लाभ भी ले सकते हैं और ये योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और अपने सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।